जय हिंद साथियों, स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं संविधान का वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम उस टॉपिक पे आते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है, ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए, जो संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है? ये तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में विवाद हो जाए। जब दोनों सदन कौन कौन है? लोकसभा है और राज्यसभा। किसी मुद्दे पे लेके दोनों में कोई विधेयक सही से पास नहीं हो रहे हो और वो राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी हो, उस मुद्दे पे क्या होता है, राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बुलाते हैं और इनकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर सभापति क्यों नहीं करता है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन बुला इसलिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या स्पीकर होता है वो करता है, कौन करेगा? अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ये अध्यक्षता करेगा। बुलाने का जो काम होता है वो करता है राष्ट्रपति। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। किन किन परिस्थितियां इंपॉर्टेंट कौन है? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक हो जाए और दूसरा सदन उसे पारित न करे। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब लोकसभा मान लीजिए पारित कर दे और राज्यसभा न करे, या तो राज्यसभा इसको पारित कर दे, लोकसभा न करे। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक देर रख दे। जब कोई विधेयक पारित होके जाता है तो दूसरा जो सदन है अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं रोक सकता है। तो 6 महीने से अधिक अधिक देरी कर दे रहा है, तब इसके लिए बुलाया जा सकता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि जब एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन आता है। और सेंट्रल हॉल में, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चित्र दिखा दिए थे कि सेंट्रल हॉल में इनकी बैठक होती है और यहाँ पे बैठते हैं अध्यक्ष, और एक किनारे बैठेंगे लोकसभा के सदस्य और दूसरे किनारे राज्यसभा के सदस्य बैठेंगे। जैसा कि हम दिखा रहे हैं वीडियो में, हमने संयुक्त अधिवेशन दिखाया था सेंट्रल हॉल। जैसा आप देखिए यहाँ पर बैठेंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। ये 2 चीजों से में हो सकता है। एक तो कोई विदेशी मेहमान आ रहा है, तब भी संयुक्त अधिवेशन। प्रत्येक साल में एक बार अभिभाषण होता है, सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जब लोकसभा का नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं 5 साल बाद, तब भी होता है। और जब कोई विधेयक पे है और अनिवार्य विधेयक है या कोई आ गया उस पर दोनों पक्ष राजी न हो, कोई विवाद हो जाए, देखिए यहाँ बैठेगा। अब इसमें से लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित कराने की जरूरत नहीं होती है। अब दोनों को मिला के संयुक्त काउंट होगा। तो जो 543 इसके हैं और 245 ये मिलके काउंट होते हैं और इनको 50% +1 वोट पे काउंट हो जाता है, विधेयक पारित हो जाता है। इसलिए बुलाया जाता है ताकि आसानी से वो चीजें पारित हो जाए। आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। देखिए, संविधान संशोधन किन किन मुद्दों पे नहीं बुलाया जा सकता है? तो संविधान संशोधन और धन विधेयक से संबंधित जो अधिवेशन होगा उस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आया जा सकता। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आया। पहली बार आया था जब दहेज अधिनियम आया था, और दहेज पारित करने के लिए अधिनियम आया था कब? 1961 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। दहेज निषेध अधिनियम आया था। और दूसरी बार बैंकिंग से संबंधित अधिनियम आया था, मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई इनकी सरकार थी, उस समय आया था 1978 में। और तीसरी बार पोटाई आतंकवाद का है, ये
आतंकवाद अधिनियम है 2001 में आया था। इन 3 कंडीशनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी। आते हैं अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान कहा है कि धन विधेयक होंगे क्या। देखिए विधेयक तो कई तरह के होते हैं, तो उनमें से धन विधेयक क्या होता है, यह सबसे पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। राज्यसभा इसे 14 दिनों से अधिक तक नहीं रोक सकती है और धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव लोकसभा मानने के बाध्य नहीं है। जो धन विधेयक पे जो प्रस्ताव दिया जाता है, राज्यसभा अगर इस पे प्रस्ताव देती है मानने के लिए, तो लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यह विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से आता है, यानी पहले अनुमति ले ली जाती है, अतः इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। धन विधेयक जो धन से संबंधित होता है और इन्हीं के माध्यम से बजट तैयार करने की प्रावधान होते हैं। अनुच्छेद 110 सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों में से एक है, स्टार लगाइएगा। इनमें धन विधेयक को परिभाषित किया है कि धन विधेयक कौन कौन होंगे। इसके अंतर्गत जो संचित निधि होती है, जिसको सरकार का खाता या खजाना कहते हैं, सरकार का खजाना, जहां जितने टैक्सेस के पैसे जाते हैं, जहां इकट्ठा किया जाता है, उसको संचित निधि कहते हैं। परिभाषित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक इसी के अंतर्गत आता है। चलिए धन विधेयक में क्या होगा, जितने टैक्स के पैसे देंगे, जो भी चीजें हैं ये टैक्स क्या होंगे, धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। जैसे पीएम केयर फंड, जैसे कोरोना काल में आया था पीएम केयर फंड, तो पीएम फंड में जो पैसा जाता था ये धन विधेयक में नहीं आएगा। जो सरकार आवास देती है, आवास, और आवास का जो पैसा होता है वो आवास देती है, जैसे किराए पे सरकार गरीबों को या अदर लोगों को आवास देती है, जिसका वो कुछ कम पैसा ले लेती है, उसका किराया के स्वरूप ले लेती है, तो उसका वो नहीं जुड़ता है। लाइसेंस, जब किसी चीज का लाइसेंस देती है वो धन विधेयक में नहीं जोड़ता है। ये चीजें ध्यान रखिए, संचित निधि में नहीं जाता है, ये सरकार के खजाने में जाता है, व्यक्तिगत खर्च के अंतर्गत जाता है। चलिए अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 111 क्या कहता है, अनुच्छेद 111 ये कहता है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देता है। विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुमति देगा। और भी किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रक्रिया देता है। एक तो विधेयक को रद्द करते हैं, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अधिकार छीन लिया गया। ये किसी भी विधेयक को रद्द नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। विधेयक पर जेबी वीटो कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 112 इंपॉर्टेंट है, एकदम 112 इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें बजट की चर्चा है। पहले चीजें ध्यान रखिएगा, बजट शब्द का प्रयोग, जो बजट शब्द का प्रयोग है वो संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, याद है, वितरण क्या है, वार्षिक वित्तीय वितरण, इसके स्थान पर क्या गया कि वार्षिक यानी वर्ष के अंतर्गत वित्तीय यानी पैसों का लेखा जोखा का विवरण याद रखना है। बजट शब्द इकोनॉमिक में है, लेकिन हम कहते हैं इसी को बजट कहते हैं। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण स्थान है। बजट लोकसभा में पहले प्रस्तुत होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ऑप्शन में रहता है वित्त मंत्री, ऑप्शन में वित्त मंत्री रहता है और बिना सोचे वित्त मंत्री मार देते हैं, नहीं,
बजट जो प्रस्तुत करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति से है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी से करा सकते हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो या कोई भी हो, वो किसी से भी बजट प्रस्तुत करा सकते हैं। वित्त मंत्री अच्छा है कि मतलब वो लेखे जोखे का मंत्री होता है, इसलिए उसी से करा देते हैं, किंतु ये वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से इसे प्रस्तुत करवाते हैं। बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है, बजट द्वारा धन नहीं निकलता है। इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि बजट बना रहे हैं और किस काम के लिए कितना पैसा चाहिए, अभी पैसा निकला नहीं है। निकालने के लिए प्राक्कलन आती है, 113 में प्राक्कलन का प्रयोग है। प्राक्कलन बजट में किए गए घोषणाओं पे कितना खर्च आएगा इसका विवरण करती है और इस खर्च की प्राक्कलन में किया गया है। ठीक है, अब समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपने घर में किसी पैसे की जरूरत है, आपने घर वालों से कहा कि हमको ये काम करना है, किताब खरीदना है, फीस भरना है, हमको इतना रुपए चाहिए। अब आपने मांगा तो टोटल मिल नहीं गया, पहला चीज ये ध्यान रखिएगा। अब आपने ये पैसे की प्रस्ताव रखा कि घर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है। और उसी में से आपका कोई भाई है या बहन है, ये कहेगा कि इस पैसे पे आप क्या करोगे, ये काम इतने रुपए में आ जाता है, फीस तुम्हारी इतनी है, इसका मिला के जितना मांग रहे हो उतने का नहीं है, वो लेखा जोखा ले लेता है। वही काम प्राक्कलन करता है। प्राक्कलन चेक करता है कि जितने पैसे मांगे गए हैं सही है या नहीं है, उसके बाद ये प्रस्तुति करके प्राक्कलन के माध्यम से पैसा निकलता है। जितना बजट में दिखा दिया जाता है वो पैसा निकालने के लिए प्राक्कलन आती है जो पैसा निकलवाएगी। वही हाल होता है जैसे घर पे कि घर से गार्जियन से पैसे मांगे, माता पिता से, आपकी कोई भाई है बहन है, कहेगा इतना पैसा का करोगे, इतने का नहीं इतने का आता है, तो तय करता है अच्छा इतने रुपए जरूरत लगेगा, तो लोग उतना ही रुपए आपको देते हैं। वही काम प्राक्कलन करता है, वो प्रस्तुति करता है, चेक करता है क्या इतने का काम है या नहीं है। चलिए खैर ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, वो आसानी से वो लोग मान भी जाते हैं, बता भी देते हैं, लगभग कुछ रुपए ही कटते हैं। विनियोग विधेयक क्या है? प्राक्कलन में बताए गए धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित होता है और विनियोग विधेयक ये पारित होता है कि अब पैसा विनियोग विधेयक के माध्यम से निकलेगा, अब निकालने के लिए विनियोग आएगा। जब तक विनियोग पारित न हो जाए तब तक धन नहीं निकलता। प्राक्कलन तो ये तय कर दिया कि हाँ वास्तव में इतना रुपए खर्च होगा कि नहीं होगा। अब विनियोग विधेयक आएगी और इसको संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक भी कहा जाता है। विनियोग किसको, ठीक है, तो किसको कहा जाएगा? संसद। संसद को क्या कहा जाएगा? राजकीय या राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद में प्रस्तुत होगा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होगा, तब जाके पैसा निकलता है। अनुच्छेद 116 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसमें है लेखानुदान। लेखानुदान उसको कहते हैं जब विनियोग विधेयक पारित करने में सरकार को समय लगता है, ठीक है। अतः सरकार काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखा अनुदान के माध्यम से कुछ एडवांस पैसे निकाल लेती है कि काम जल्दी हो। कभी कभी लेखा अनुदान तो पारित हो जाते हैं किंतु विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है, जिस कारण से काम अधूरा पड़ जाता है। ठीक है, आते हैं अनुच्छेद 117 पे, जिसमें वित्त विधेयक की चर्चा है। किसकी चर्चा है? वित्त विधेयक। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ध्यान देखिएगा। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 में है। धन विधेयक, धन विधेयक की बात कर लेते हैं तो धन विधेयक किस में है? ध्यान रखिए, धन विधेयक 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो है 112 में और वित्त विधेयक है 117 में। ये अनुच्छेद बिल्कुल याद रखिएगा। अनुच्छेद 100, ठीक है। वित्त विधेयक क्या? आगामी वर्ष के लिए जो पैसा होता है उसको विकासात्मक कार्य के लिए फाइनेंस बिल कहलाता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत होता है, विकास काम के लिए आता है, तो सीधे सीधे इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
कभी नहीं आया। सीधे इतना याद रखना है कि वित्त विधेयक 117, संयुक्त अधिवेशन 108, धन विधेयक 110, वार्षिक वित्तीय विवरण 112, वित्त विधेयक 117। इतना याद रखिए, कल्याण। अनुच्छेद 120 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इनसे क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछते हैं, कौन इनमें से सही नहीं है। इसमें 120 ये कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी इसके बारे में वर्णन किया गया। संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश में प्रयोग हो सकती है। संसद में कौन सी भाषा प्रयोग होगी? केवल या तो हिंदी होगी या तो अंग्रेजी होगी। यदि किसी संसद को ये दोनों भाषा न आती है, यदि दोनों कोई भी सांसद हो, सॉरी यहाँ सांसद होना चाहिए, किसी सांसद को ये दोनों भाषा न आए तो वो क्या करेगा? कोई भी सांसद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर उसके कोई सदस्य है और दोनों भाषा न आ रहा हो तब क्या करेगा? ये तो हुई दिक्कत बात। लेकिन हाँ देखिए, इसमें भी प्रावधान है। अगर आप राज्यसभा में हैं तो यहाँ सभापति से परमिशन लेंगे, और लोकसभा में हैं तो अध्यक्ष से परमिशन लेंगे कि महोदय हम अपनी ये बात रखने की स्वीकृति चाहते हैं इस भाषा में। अगर वो अप्रूवल दे देता है कि हाँ आप बोलिए, तो आप बोल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए तमिल के लोग हैं, अगर उनको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है तो तमिल में बोल देते हैं, मलयालम वाले मलयालम में बोल देते हैं, कुछ लोग बिहार यूपी के बिहारी यानी भोजपुरी में बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकता है, इनकी अनुमति लेके अपने क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकता है। तो याद रखना है 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, और इसमें हिंदी या तो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अदरवाइज उनको अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए अध्यक्ष या सभापति से परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये नहीं आपको ट्रिक मार देना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में नहीं, सभी भाषाओं में नहीं होता है, ठीक है। अनुच्छेद 121 ये भी इंपॉर्टेंट है। संसद जजों के आचरण, कार्य प्रणाली इत्यादि पर चर्चा नहीं कर सकता है। जो संसद है वो जजों के आचरण, कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं करेगा, किंतु उन पर महाभियोग लगा सकता है। अभी इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन पे भी महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। तो जजों को हटाने के लिए उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लाई जाती है, और उसके आचरण प्रणाली पे या कार्य प्रणाली पे संसद इस पे कोई टिप्पणी, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 122 ये कहता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। संसद में किस कार्रवाई की जांच हो रही है इस पे कोई जांच नहीं की जाएगी, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं है इसकी जांच होगी। ये जांच करता रहता है कि जो विधेयक लाया जा रहा है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इस पर चर्चा जरूर करता है। आगे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, और राष्ट्रपति का अध्यादेश बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किसे कहते हैं। देखिए, जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो सदनों के बीच अधिकतम 6 महीने की गैप होती है, और दोनों में कोई सदन न चल रहा हो, न तो लोकसभा चल रही हो न तो राज्यसभा स्थगित हो गई हो, उस समय देश के लिए कानून बनाने की जरूरत हो, तो फिर कैसे आएगा? तो क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं। और अध्यादेश का मतलब ये क्या है? एक आदेश है, एक कानून है, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए है, 6 सप्ताह के लिए होता है, ठीक है, और अधिकतम वो 6 महीने के लिए। तो कह रहा है जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो और कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो, तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं। किसके? मंत्रिमंडल के सलाह पर। इसी को अध्यादेश कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, जब चाहे तब उस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकता है,
कितना बार भी लाना है वो अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 माह होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह होता है। लेकिन ये 42 दिन कब रह जाता है? जब कोई ये अध्यादेश आ जाए, अध्यादेश आने के बाद सत्र चालू हो जाए। जब सत्र चालू हो जाता है, यानी सभी विधेयक या सांसद अपने सदन में आने लगते हैं, तब इसकी मात्र अवधि 42 दिन हो जाती है। 6 माह के भीतर कोई सत्र प्रारंभ हो गया तो इसकी अवधि 42 दिन हो जाती है। इसे अस्थायी कानून बनाने के लिए 6 माह के भीतर संसद द्वारा इसे पारित करना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अब देखिए अध्यादेश के बारे में बता देते हैं। सरकार ऐसी है, जब इसको कोई नया कानून लाना होगा, लगता है कि जनता विरोध करेगी, तो भी जानते हो क्या करता है? राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश ला देता है। न लोकसभा चल रही होती न राज्यसभा। अगर जनता विरोध करती है तो वापिस ले लेता है, कहता राष्ट्रपति लाया था। क्योंकि राष्ट्रपति को तो समाज में फेस करने जाना नहीं है, पब्लिक में वोट लेने जाना नहीं है, सांसद जाते हैं। तो क्या करता है, अध्यादेश लाके वापिस ले लेता है। जैसे अध्यादेश के तहत कृषि कानून आया था और बाद में वो वापिस भी हुआ। तो ऐसे करके कोई अध्यादेश आता है और जब कोई जनता विरोध नहीं करती है, कानून सही लगता है, तो उसको परमानेंट कानून बना दिया जाता है। आज की इस क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं और इनके बारे में यही पता करेंगे, यही जानना है कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज के देखिए इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 108 संयुक्त अधिवेशन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है। 110 में धन विधेयक की चर्चा है। 112 में बजट शब्द, लेकिन बजट शब्द संविधान में नहीं है। इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। 117 वित्त विधेयक है और 123 अध्यादेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर